हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्यूचर आइस एकेडमी। ठीक है। तो आज हम लोग ये अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने वाले हैं। इसके जितने भी एमसीक्यूज है वो कंप्लीट करेंगे। मैं अभी 20 एमसीक्यूज ही पढ़ाऊंगी आप लोग को, और मैंने पीडीएफ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो 100 एमसीक्यूज आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे। ओके राइट। तो हम लोग बिना लेट किए हुए आगे प्रोसीड करते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। भले एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है कोविड की वजह से, लेकिन हम थोड़ा भी डिले नहीं करेंगे। हम स्टडी करते रहेंगे। ऐसा हमें मान के चलना है, ऐसा अज्यूम करना है कि हमारा एग्जाम बस जिस डेट पे था उसी डेट पे होने वाला है। ठीक है। तो अभी तो वो डेट भी निकल गई है। 9 मई को हमारा ईपीएफओ था, वो डेट निकल गई है। बट हमें ऐसे समझ के चलना है कि कल हमारा एग्जाम है, कल हमारा एग्जाम है। तो इससे क्या होगा, हमारी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहेगी। अदरवाइज हम क्या करते हैं, एग्जाम तो पोस्टपोन हुआ है, अभी तो कुछ क्लियर डेट आई नहीं है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि थोड़े दिन बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, थोड़े दिन बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट ही रखेंगे। ठीक है। भले एग्जाम कभी भी हो, ठीक, हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉइज whose salary does not exceed dash is eligible for the bonus under the payment of bonus act। ठीक है। ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जिसका सैलरी इतना होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा होता है तो वो बोनस एक्ट के लिए एलिजिबल नहीं होता है, इतना है तो वो एलिजिबल होता है। ठीक है। तो उसका सैलरी कितना होना चाहिए एम्प्लॉय का पर्टिकुलर, 3500। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 इज अप्लाइड टू एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग नॉट लेस देन। ठीक है। अब जो हमारा पीएफ होता है, जिसे हम लोग ईपीएफओ बोलते हैं, ये क्या बोलता है कि कोई भी एम्प्लॉय स्टैब्लिश होना चाहिए, उसको पीएफ डिडक्ट कराने के लिए वो उससे कम एम्प्लॉय उसके फर्म में काम करने नहीं होने चाहिए। ठीक है। अगर 20 से कम एम्प्लॉय आपके फर्म में काम करते हैं तो उनका पीएफ कटवाना जरूरी नहीं है, उनका पीएफ पे करना जरूरी नहीं है। अगर 20 एम्प्लॉय है तब आपको जरूरी हो जाता है कि आप उनका पीएफ फंड रेज करें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंडर द पीएफ एक्ट 1952 इंश्योरेंस फंड मींस। ठीक है। पीएफ एक्ट 1952 में क्या बोला गया है, पीएफ मतलब इंश्योरेंस फंड क्या होता है, इंश्योरेंस फंड क्या होता है, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड। ठीक है। ये क्या होता है, जो हम डिपॉजिट करते हैं उसके थ्रू हमें क्या होता है, एक हमारा अश्योरिटी, एक क्या बोलते हैं, हम सिक्योरिटी मिल जाती है कि भाई अगर हमने ये ऑफिस क्विट किया, हमने दूसरा जॉब लिया, कोई भी हमें अच्छा जॉब मिल जाता है, हमने इसको क्विट किया, तो हमें क्या मिलेगा, एक इंश्योरेंस कवर करके मिलेगा। या फिर हम सेम कंपनी में रहते हैं और वहां पे कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी होता है तो हमें कवर करके मिलेगा। ठीक है। तो ये बोला गया है। ठीक है। डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड। नेक्स्ट है हमारा द स्कीम डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन आई ऑफ द पीएफ एक्ट 1952 इज। ठीक है। जो हमारा सब सेक्शन बी, सेक्शन 2 सब सेक्शन आई बी, ये क्या बोलता है, ये इसमें डिफाइन किया गया है, किया है कि जो इंश्योरेंस स्कीम है वो हम इसमें बताएंगे। अब आप कैसे इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, सबसेक्शन 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन आई, आई स्टैंड फॉर इंश्योरेंस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा द सेक्शन 2 सबसेक्शन आई ए ऑफ पीएफ एक्ट 1952 डिफाइन। ठीक है। जो हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 आई ए है, वो क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है कि इंश्योरेंस फंड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द इंश्योरेंस स्कीम इज फ्रेम्ड अंडर सबसेक्शन 1 of the section dash of the पीएफ एक्ट 1952। ठीक है। हमारा जो पीएफ एक्ट है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन करता है, वो सेक्शन में डिफाइन करता है 6C। नेक्स्ट है हमारा द टर्म मेंबर इज डिफाइंड इन द सेक्शन डैश ऑफ द पीएफ एक्ट 1952। ठीक है। हमारा जो मेंबर है, मेंबर होने चाहिए, कौन से सेक्शन में डिफाइन करता है, 2 सबसेक्शन यू। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन के ए ऑफ द पीएफ एक्ट 1952 डिफाइंस। ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन के ए क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि पेंशन फंड मिलना चाहिए सभी को। ठीक है। कब मिलेगा आपका पीएफ, कब होना चाहिए, जब आपके एम्प्लॉय जो है वो कितने होने चाहिए, मोर देन 20 और 20 होने चाहिए, तभी आपका पीएफ डिडक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा द एम्प्लॉय पेंशन फंड
is established under subsection 2 of the section। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो पेंशन है, जो पेंशन स्टैब्लिश करते हैं वो कौन से सेक्शन में स्टैब्लिश करते हैं, सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन। कौन से सेक्शन के सब सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, ये सेक्शन 6A सब सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन KB ऑफ द PF एक्ट 1952 डिफाइन। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन KB ऑफ द PF एक्ट 1952 डिफाइन। ठीक है, ये डिफाइन किया गया है इसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन KB में कि रिकवर ऑफिसर आपके ऑफिस में विजिट करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ऑफ द PF एक्ट 1952 डिफाइन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ये क्या बोलते हैं कि ये जो सुपर अनाउंस एनुएशन है ये होना चाहिए आपके ऑफिस में। ठीक है, एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं इस चीज को। या ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल which is constituted under section 7 subsection 0 is is defined under which section। ठीक है, जो हमारा ये है ट्रिब्यूनल की अगर किसी के ऊपर कुछ भी हार्म होता है, किसी को कुछ भी तकलीफ होती है इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, तो वो केस कर सकता है। वो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन M। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1956 डिफाइन। ये किस चीज को डिफाइन करता है, ये अकाउंटिंग ईयर को डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द टर्म एग्रीकल्चर इनकम इज डिफाइंड अंडर। एग्रीकल्चर इनकम किस में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द अवेलेबल सरप्लस इज कंप्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट। जो हमारा सरप्लस, हमारे पास जो कैलकुलेशन में इनकम आता है, सरप्लस होता है, मतलब सरप्लस क्या होता है कि जब हमारे पास ज्यादा हो जाता है इनकम, तो वो किस कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, सेक्शन नंबर 5 में। ठीक है, जब हमारे पास सरप्लस हो जाता है तो हम उसको रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग कंपनी इज डिफाइंड सेम एज अंडर सेक्शन 5 ऑफ द। ठीक है, बैंकिंग कंपनी है। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी किस में डिफाइन की गई है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा definition of company under the act is same as definition of companies under dash of the companies act। जो कंपनी का डेफिनेशन है वो किस में डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है हमारा सेक्शन नंबर 3 में। ठीक है, सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिफाइंड अंडर। ठीक है, जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किसके अंडर डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हमारा एज पर फैक्ट्रीज एक्ट फैक्ट्री मींस एनी प्रीमाइज इंक्लूडिंग द प्रेजेंट thereof where or more workers are working or where worker on any day of the preceding 12 months and in any part of which the manufacturing process is being carried on without the aid of power or is ordinary so carried on section 2 subsection M। अब ये इतना लंबा चौड़ा क्या था, अब मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। ठीक है, बिकॉज हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पेपर आने वाला है। ठीक, अगर आपको इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आता तो भाई हिंदी में रीड कर लीजिए। इसमें क्या बोला है कि अगर किसी भी फैक्ट्री में कोई भी सीजन में या पर्टिकुलर 12 मंथ में, एवरी ईयर, हाँ एवरी ईयर कोई भी अगर उसमें काम करता है, पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं सीजन वाइज कंपनी जो होती है कि पर्टिकुलर ये सीजन में ही वो वहाँ पे एम्प्लॉयज काम करते हैं। अगर वहां पे कोई काम करता है तो वो कितने मेंबर जो है वो काम करने चाहिए, 20 मेंबर। ठीक है, तब उसको फैक्ट्री बोलेंगे और तभी क्या होगा, उसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है हमारा एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट adult means a person who has completed his year of age section 2 subsection A। ये क्या बोला है कि अडल्ट्री, आपको पता होगी कि कब हम अडल्ट हो जाते हैं, तो 18 ईयर जो होता है, 18 ईयर जो होता है वो हमारा अडल्ट ये ईयर होता है। ठीक है, तब हम क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमें क्या मिलता है, वोटिंग का राइट मिलता है। तो इट मीन्स कि हम जब वोट का राइट हमारे पास होता है तो हम इतने बड़े हो चुके होते हैं कि हम अपने लाइफ का फैसला खुद कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एज पर फैक्ट्रीज एक्ट adolescent means person who has completed his dash year of age but has not completed his dash year section 2 subsection B।
ये बोला है कि अगर एडोलेसेंट मतलब कि एक बंदा काम कर सकता है अगर उसने इतनी एज कंप्लीट कर दी है, लेकिन उसको कंप्लीटली हम लोग अडल्ट नहीं बोल सकते अगर उसने इतना एज कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। तो 15 ईयर का अगर कोई भी बंदा है, सपोज, अब ये कंडीशन में क्या होता है कि अगर 15 ईयर का कोई है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है कमाने वाला, ठीक है, तो क्या होता है ऐसे में, फिर वो अकेले तो रोड पे रहेगा नहीं, वो अगर काम करना चाहे तो अपने मर्जी के हिसाब से काम कर सकता है, लेकिन उसको कंप्लीट मतलब हार्ड वर्क नहीं दे सकते जब तक कि वो 18 ईयर का कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तब तक क्या आप बोलेंगे, उसको अडल्ट नहीं है, उसको लाइट काम ही देंगे, ठीक है। तो होप सो कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोग स्टडी कंटिन्यू करेंगे, और प्लीज 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 स्टडी को स्किप मत करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पता है कोविड का टाइम है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है हर जगह, तो आप लोग प्लीज स्टडी करते रहिए, और हो सके तो घर से बाहर कम से कम ही निकलिए, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। हैंड बार बार वॉश करते रहिए, मास्क हमेशा पहनिए, ठीक है। सैनिटाइजर हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप नॉर्मल साबुन पानी से भी हैंड वॉश कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे घर में ऐसे होते हैं कि सैनिटाइजर नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है, तो आप नॉर्मल अपने साबुन और पानी से भी हैंड वॉश कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, ठीक है, और आपके आजू बाजू जितने भी हैं उनका भी केयर कीजिए, उनको कहिए कि वो प्लीज ज्यादा बाहर ना जाए, ठीक है, जब तक कि बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो, ठीक है। ओके, सो 100 क्वेश्चन आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है, तो अच्छे से बी केयरफुल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।